महासागर हमारी आवश्यकता का 50% ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। सभी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 25% अवशोषित करता है और इन उत्सर्जन से उत्पन्न 90% अतिरिक्त गर्मी को ग्रहण करता है। यह न केवल ग्रह के लंग्स का काम करता है, बल्कि इसका सबसे बड़ा कार्बन सिंक भी है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पृथ्वी की जलवायु को स्थिर करने में महासागर एक केंद्र का काम करता है। हालांकि बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ने समुद्र के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। समुद्री जल को गर्म और अम्लीकृत किया जा रहा है, जिससे पानी के नीचे और जमीन पर जीवन में हानिकारक परिवर्तन हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ग्रह पर जीवन की रक्षा करने की महासागर की क्षमता कम हो गई है। पहले तो हम समझते हैं आखिर क्लाइमेट चेंज क्या होता है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। सूर्य की गतिविधि में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण ऐसे बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन 18वीं सेंचुरी के दशक से मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक रही हैं। मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण। जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह काम करता है, जो सूर्य की गर्मी को फंसाता है और तापमान बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, ये कार चलाने के लिए, गैसोलीन या किसी इमारत को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करने से आते हैं। भूमि साफ करने और जंगलों को काटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। कृषि, तेल और गैस संचालन मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि और भूमि उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का कारण बनने वाले मुख्य क्षेत्रों में से हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जिनकी हमें जलवायु समाधानों के लिए अपने सर्वोत्तम सहयोगी के रूप में महासागर की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। समुद्री घास और कच्छ वनस्पति, जिसे मैंग्रोव्स कहते हैं, जैसे समुद्री आवास अपने संबंधित खाद्य जाल के साथ स्थलीय जंगलों की तुलना में 4 गुना अधिक दर पर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकते हैं। कार्बन को पकड़ने और संग्रहित करने की उनकी क्षमता मैंग्रोव को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अत्यधिक मूल्यवान बनाती है। मैंग्रोव ग्रह पर सबसे अधिक कार्बन समृद्ध इकोसिस्टम में से कुछ हैं, जो अपने बायोमास और अंतर्निहित मिट्टी में प्रति हेक्टेयर औसतन 1000 टन कार्बन जमा करते हैं। इसके अलावा ये इकोसिस्टम स्वस्थ मत्स्य पालन का भी समर्थन करते हैं, पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और बाढ़ और तूफान के खिलाफ तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूंगा चट्टानें हमारे ग्रह पर सबसे बड़ा इकोलॉजिकली और आर्थिक रूप से मूल्यवान इकोसिस्टम में से एक है। दुनिया के 0.1% से भी कम महासागर को कवर करते हुए वे 25% से अधिक समुद्री जैव विविधता का समर्थन करते हैं और तटीय सुरक्षा, मत्स्य पालन, चिकित्सा के स्रोत, मनोरंजक लाभ और पर्यटन राजस्व के साथ 1 अरब लोगों की सेवा करते हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र दीर्घकालिक संरक्षण उद्देश्यों के लिए अलग रखे गए समुद्र के क्षेत्र समुद्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम विकल्पों में से एक प्रदान करते हैं। आज समुद्री संरक्षित क्षेत्र समुद्र के 6.35% हिस्से को कवर करते हैं, 2000 की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। मूंगा चट्टानों और मैंग्रोव की रक्षा करने और समुद्र के जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों का और विस्तार करना महत्वपूर्ण है। महासागर नवीकरणीय ऊर्जा का एक अविश्वसनीय स्रोत है। अपतटीय पवन और समुद्री ऊर्जा, जो हवा, पानी और ज्वार जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। हमशोर पवन ऊर्जा
पवन टरबाइनों के माध्यम से वायु प्रवाह द्वारा उत्पन्न होती है, जो यांत्रिक रूप से विद्युत जनरेटर को घुमाती है। पवन ऊर्जा तकनीक, जिसका उपयोग मिलेनिया सालों से किया जा रहा है, बिजली उत्पादन को अधिकतम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है। पवन ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा जरूरतों का 1/3 से अधिक हिस्सा पूरा कर सकती है, जो दुनिया का सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत बन सकती है। ऑफ शोर पवन फार्म बनाने वाला डेनमार्क दुनिया का पहला देश था। समुद्री ऊर्जा प्रणालियां बिजली या गर्मी पैदा करने के लिए समुद्री जल की गतिज और तापीय ऊर्जा, उदाहरण के लिए लहरें या धाराएं, का उपयोग करती हैं। महासागर ऊर्जा प्रणालियां अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में हैं। कई प्रोटोटाइप तरंग और ज्वारीय वर्तमान उपकरणों की खोज की जा रही है। महासागरीय ऊर्जा में वर्तमान मानव ऊर्जा आवश्यकताओं को आसानी से पार करने की क्षमता है। दुनिया का लगभग 80% व्यापार समुद्री शिपिंग द्वारा किया जाता है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3% हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में 2050 तक जहाजों के CO2 उत्सर्जन को 0 तक कम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से हटकर नए शून्य उत्सर्जन ऊर्जा स्रोतों जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथनॉल या पवन की ओर मूव करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरित शिपिंग गलियारे 2 बंदरगाहों के बीच समुद्री मार्ग, जो जहाजों के लिए शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों का समर्थन करते हैं, शिपिंग क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने का एक तरीका है। प्रशांत क्षेत्र में लॉस एंजल्स और शंघाई के बंदरगाहों के बीच और अटलांटिक पार एंटवर्प और मॉन्ट्रियल के बंदरगाहों के बीच हरित गलियारे पहले से ही मौजूद हैं। नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करके और टिकाऊ वैकल्पिक ईंधन को तेजी से प्रतिस्पर्धी बनाकर शिपिंग क्षेत्र का डिकार्बोनाइजेशन दुनिया भर में हरित विकास के लिए एक इंजन बन सकता है। हरित शिपिंग एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे महासागर के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना ध्वनि उत्पादन, व्यापार और शिपिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से आर्थिक विकास और लोगों की भलाई को बढ़ावा देता है। 680 मिलियन से अधिक लोग, वैश्विक आबादी का लगभग 10% हिस्सा, निचले तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगतते हुए छोटे द्वीपों सहित निचले इलाकों में अत्यधिक संवेदनशील समुदायों के बाढ़ और तूफान से मारे जाने की संभावना बहुत कम संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों की तुलना में 15 गुना अधिक है। महासागर जलवायु कार्रवाई से उन प्रभावों को कम करना होगा और स्वस्थ महासागर पर निर्भर इकोसिस्टम और तटीय समुदायों के लिए लचीलापन बनाना होगा। इसमें अनुकूलन उपाय शामिल होंगे जो जोखिमों, कमजोरियों और समाधानों की भविष्यवाणी करते हैं, जिसमें समुदायों को बदलती तट रेखाओं और इकोसिस्टम से निपटने में मदद करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और स्थायी प्रकृति आधारित समाधान शामिल हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली व्यक्तियों और समुदायों को समय पर और उचित तरीके से खतरों का जवाब देने के लिए सशक्त बनाकर जलवायु संबंधी आपदाओं से खतरे में पड़े अनगिनत जीवन और आजीविका को बचा सकती है। वास्तव में केवल 24 घंटे की चेतावनी आगामी क्षति को 30% तक कम कर सकती है। आज दुनिया के 1/3 लोग, मुख्य रूप से कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में, अभी भी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के दायरे में नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन को यह सुनिश्चित करने के प्रयास का नेतृत्व करने का काम सौंपा है कि अगले 5 वर्षों के भीतर पृथ्वी पर हर कोई तेजी से बढ़ते मौसम और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों द्वारा सुरक्षित हो।